नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2022 में पूछे गए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ब्लूम ने शिक्षण के जो उद्देश्य बताए गए हैं उनके द्वारा जो बताया गया है या फिर जो उन्होंने पक्ष बताया है उसमें उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष की भी बात की है, जिसे ज्ञानात्मक कह सकते हैं, भावात्मक पक्ष की भी बात की है और क्रियात्मक पक्ष की भी बात की है। तो ये तीनों उद्देश्य हैं, यानी तीनों इसका उत्तर सही है। अब तीनों को तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ध्यान से समझिएगा, इसका अर्थ हुआ हिंदी में कि विद्या वही है जो हमें विभिन्न बंधनों से मुक्त करती है। ठीक है, तो ये विचारधारा किसका है? ये आदर्शवादियों का है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित सूत्र कौन सा है। तो गेस्टाल्टवादी क्या मानते थे कि पूरी समस्या को एक नजरिए से देखना, यानी पूरी समस्या को एक बार में देखना। ठीक है, तो ये क्या है? पूरी समस्या को एक बार में देखना, ये पूर्ण हो गया और उसके बाद से वो समस्या को सॉल्व करने के लिए अंश की ओर बढ़ते हैं। तो ये पूर्ण से अंश की ओर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये जॉन ड्यूवी का स्टेटमेंट है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, जॉन ड्यूवी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ये देखिए इनका नाम एक्चुअली में ड्यूवी है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन इन्होंने डीवी लिखा है, तो चलिए ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये कम्युनिस्ट लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? पहला आपका वर्बल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शाब्दिक बोलते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका शाब्दिक संप्रेषण या फिर शाब्दिक कम्युनिकेशन, और दूसरा हो जाएगा अशाब्दिक। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, पहला शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। तो विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, नियोजन का भी सिद्धांत होता है, रुचि का भी सिद्धांत होता है, तो ये तीनों तो हमारे उत्तर नहीं होंगे। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4, परिणाम का कोई भी सिद्धांत नहीं होता है, शिक्षण से संबंधित सामान्य सिद्धांत की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण विधि के माध्यम से करते हैं? देखिए, कल्पना का विकास किसके माध्यम से होगा? कहानी के माध्यम से सबसे ज़्यादा बच्चों में कल्पना होता है। जैसे कि आप जब बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर जाया करता था, अचानक से उसके सामने शेर आ गया, तो ये सभी चीज़ें, घटनाएं उसके सामने हो नहीं रही हैं, लेकिन वो कल्पना में खो जाता है कि हाँ, किस प्रकार से रथ पर बैठ के राजा जाता होगा, किस प्रकार से वो शिकार करता होगा, कैसे अचानक से उसके सामने शेर आ गया था। तो ये सभी चीज़ें वो कल्पना करने लगता है, जो कि कहानियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा बच्चों को कल्पनाशील बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती प्रविधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि की खोज जो है वो सुकरात नहीं किया था, इसलिए इसे सुकराती प्रविधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो देखिए, बाल केंद्रित में बालक होता है, शिक्षक केंद्रित में क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? तो पाठ प्रस्तावना कौशल में हम लोग क्या करते हैं? बच्चों से प्रश्न पूछ करके उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी इसका आधार बिंदु क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्याख्यान विधि में छात्र क्या बने रहते हैं? तो व्याख्यान में जो व्याख्या देगा, लेक्चर देगा, वो कौन देगा? टीचर देगा। तो उस समय बच्चे क्या होते हैं? बिल्कुल निष्क्रिय बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधिगम का अर्थ क्या है? तो देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अब देखिए,
अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि बच्चों के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोला जाता है। यानी कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वह अपने व्यवहार को परिलक्षित करेगा, यानी व्यवहार करेगा। तो सीखने अधिगम का मतलब क्या हो गया, व्यवहार करना भी होता है। पहला देखिए, दिया गया लक्ष्य प्राप्त करना। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, न्यूटन के नियम को सीखना चाहते हैं, तो सीखना ही अधिगम है। अब अगर आपने सीख लिया तो ये आपका लक्ष्य जो था उसे आपने प्राप्त कर लिया। तो अधिगम का अर्थ लक्ष्य प्राप्त करना भी होता है। अब तीनों विकल्प को तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। तो संप्रेषण के बारे में आप लिख सकते हैं, संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, अपने बातों को, अपने विचारों को, भावों को बोल करके या फिर लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। अगर किसी मनोवैज्ञानिक की बात करें तो आप लिख सकते हैं, डेविस ने अपनी परिभाषा दी है कि संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो घटक का मतलब क्या हो गया कि कंपोनेंट, यानी कि कौन कौन से वजहों से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो इसके लिए 5 घटक होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सेंडर, जिसे आप लोग हिंदी में प्रेषक भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, सेंडर या फिर इसी को प्रेषक बोलते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, मतलब सेंड करेगा। जैसे कि आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला मैं हूं और आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पर मैं प्रेषक हो जाऊंगा। ठीक है, तो पहला होता है प्रेषक। दूसरा होता है संदेश। अब जो मैं संदेश को भेज रहा हूं, मैं यानी जो मैं सेंडर हूं, कुछ ना कुछ तो आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, यानी कि कुछ ना कुछ कंटेंट, यानी कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो पहला आपका प्रेषक हो गया यानी सेंडर, और दूसरा आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन यानी कि संदेश। क्या हो जाएगा, संदेश। और उसके बाद से तीसरा क्या हो जाएगा, रिसीवर, जो कि आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज़ को यानी मेरी इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, रिसीवर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से चौथा क्या हो जाएगा कि मैं किस माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किस माध्यम से। तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से मेरे द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर माध्यम क्या होगा, ठीक है, तो चौथा जो होता है वो माध्यम होता है। और पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है फीडबैक, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिपुष्टि बोलते हैं। अब देखिए, आप लोग जब मेरे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेंगे तो कमेंट करते हैं कि हाँ सर आपका वीडियो ये ठीक था, या फिर मुझे अच्छे से समझ में आया, या फिर आपका वीडियो बहुत अच्छा था, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे तक कैसे पहुंचती है, प्रतिपुष्टि के माध्यम से, यानी फीडबैक के माध्यम से। ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट ही है। यानी कि सबसे पहले सेंडर मैसेज को सेंड करेगा, क्या मैसेज सेंड किया वो, उसके बाद से रिसीवर यानी कि आप मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, किस माध्यम से मैंने इंफॉर्मेशन को शेयर किया, और अंत में प्रतिपुष्टि यानी कि ये कौन देगा, ये देगा जो रिसीवर है, वो किसको देगा, सेंडर को, कि हाँ मुझे मैसेज मिल चुका है। इस प्रकार से होता है। संप्रेषण के प्रमुख घटक 5 होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। अभिप्रेरणा यानी अंग्रेजी में इसे मोटिवेशन बोलते हैं। तो देखिए, बच्चे जब मोटिवेट होते हैं तब चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। आपने तत्परता का नियम पढ़ा होगा थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। इसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे अगर तत्पर हैं तभी वो चीज़ों को अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो इंटरनल, जो कि बच्चा खुद से प्रेरित होता है चीज़ों को सीखने के लिए, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जिसे बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जब बच्चे रहे होंगे तो आपके माता पिता आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए बोलते होंगे कि बेटा तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। वो साइकिल यानी इनाम आपको क्या कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था पढ़ाई करने के लिए। तो ये जो साइकिल था इनाम, वो आपको एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहा था। तो एक तो बच्चा खुद से रुचि लेता है जिसकी वजह से इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है, और दूसरा बच्चे को बाहर की तरफ से बाहर से मोटिवेट किया जाता है ताकि वो सीख सके। तो जब बच्चा मोटिवेट होगा तो चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होता है। यही आपको लिखना था कि शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में यही सब चीज़ें लिखनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। तो 2 शिक्षण सूत्र का नाम आपसे पूछा गया, तो पहला आप सरल से जटिल की ओर लिख सकते हैं, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर लिख सकते हैं, इसके बाद से स्थूल से सूक्ष्म की ओर लिख सकते हैं। आपसे सिर्फ 2 ही पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है।
प्रशिक्षण की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी दक्षताएं होती हैं उनको हासिल करने के लिए किया गया प्रयास ही प्रशिक्षण कहलाता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए आपने डीएलएड कोर्स किया हुआ है। अब टीचर बनने के लिए क्या दक्षताएं हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसको आप हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स। यानी कि आप शिक्षण का कार्य कराना चाहते हैं और शिक्षण के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसे हासिल करना चाहते हैं और इसलिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जिसे शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स के नाम से जानते हैं। यानी आप इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य हमारा क्या है, टीचर बनना, उसके लिए आवश्यक दक्षताएं और कौशल को हासिल करने के लिए किया गया प्रयास ही प्रशिक्षण कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो हमसे केवल प्रकार पूछा गया। तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, पहला सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। ठीक है, पहला सकारात्मक और दूसरा क्या हो जाएगा, नकारात्मक। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पुनर्बलन किसे कहते हैं। तो किसी भी काम को अगर कोई शिक्षक बार बार बच्चों से अपेक्षा रखता है कि वो करना चाहे, तो उसके लिए उसे सकारात्मक पुनर्बलन देना होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई अच्छा परफॉर्म किया तो उसे आप बहुत शाबाशी देते हैं, बहुत उसके लिए प्रशंसा करते हैं, तो इससे बच्चे में क्या होता है कि वो प्रशंसा पाने के लिए वो बार बार उस काम को दोहराना चाहेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई एक गलत काम बच्चा किया, कुछ किसी को अपशब्द बोल रहा है, कोई गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वहां पर हम उसे नकारात्मक पुनर्बलन देंगे। यानी उसको डांटेंगे या फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कहेंगे जिससे वो हतोत्साहित हो उस काम को करने के लिए, यानी कि वो उस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे। यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं, जो कि किसी काम को करने के लिए बच्चे को प्रेरित करता है, उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। और वह क्रिया जो कि बच्चे को किसी काम को करने से रोके या फिर हतोत्साहित करे, उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा या विषय के लिए निर्धारित निश्चित दक्षता को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले। जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है, तो कक्षा 3 के लिए जो दक्षता निर्धारित की गई है कि कम से कम बच्चे को इतना आना चाहिए, तभी वो पास करके कक्षा 4 में जाएगा। यानी कि अपेक्षित, जो कि बच्चे से अपेक्षा रखी जा रही है, अधिगम यानी कि जो बच्चा कम से कम इतना सीख ले। अपेक्षित अधिगम यानी कि वह न्यूनतम योग्यता या फिर वह न्यूनतम दक्षता जिसे बच्चे को किसी कक्षा के अंत में आना ही चाहिए अगली कक्षा में जाने के लिए, इसे ही बोलते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में होता है। इसके अलावा जो बालक होता है वह सक्रिय होता है बाल केंद्रित शिक्षण में। ठीक है, बालक सक्रिय रहता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण में जो बालक होता है उसको खुद से करके सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, करके सीखने का मौका बालक को खुद मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बालक अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से ये सभी अपनी समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो इस पर आधारित पहला विधि आप लिख सकते हैं मॉन्टेसरी विधि, दूसरा किंडरगार्टन विधि, चौथा डाल्टन विधि लिख सकते हैं, 5वां प्रोजेक्ट विधि लिख सकते हैं। ये सभी खेल पर आधारित हैं। ठीक है, तो आपसे 2 ही पूछा गया था, तो कोई भी 2 आप लिख सकते थे, जैसे कि किंडरगार्टन और दूसरा मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है। तो पर्यटन में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को किसी शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चा किस विषय से संबंधित बातों को सीख सकता है, तो ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से हम लोग बच्चे को इतिहास के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका इतिहास हो जाएगा। इसके अलावा आप बच्चे को भौगोलिक परिस्थिति के बारे में भी दिखा सकते हैं, तो यानी भूगोल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है। तो आप सबसे ज्यादा प्रयोग किस में करते हैं, विज्ञान में तो ही करते हैं, तो प्रयोग प्रदर्शन विधि किस में उपयोगी है, विज्ञान विषय में। ठीक है, उत्तर हो जाएगा विज्ञान विषय। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह एक बनावटी वातावरण होता है जिसमें जो शिक्षक छात्राध्यापक होते हैं
उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय यानी एक कॉन्सेप्ट को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशल को प्रयोग करके पढ़ाया जाए। यानी कि ये एक ऐसा बनावटी इन्वायरमेंट होता है जो कि बच्चे को बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है कि जब वो टीचर बन जाएंगे तो किस प्रकार से बच्चों को बताएंगे। तो जो विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं जैसे कि पाठ प्रस्तावना कौशल, इसके अलावा व्याख्यान कौशल, इन सभी का प्रयोग करते हुए वह अपने शिक्षण को निखार पाए, इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण विधि अपनाई जाती है। देखिए इसकी परिभाषा मैं फिर से बता रहा हूं। इसमें छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशल का प्रयोग करके पढ़ाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कौशल किसे कहते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होती है उसे ही हम लोग कौशल बोलते हैं। ठीक है, यानी जो सर्वोत्तम तरीका होता है उसे कौशल बोला जाता है। यानी कि शिक्षण करने का सर्वोत्तम तरीका ही शिक्षण कौशल कहलाएगा। इसके बारे में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि शिक्षण कौशल का अर्थ होता है कार्य, शिक्षण कार्य में कुशलता। ठीक है, और अगर इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात करें तो बीके पासी के द्वारा इनके द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया शिक्षण कौशल का, आप लिख सकते हैं कि अध्यापन कार्य या व्यवहार का ऐसा समूह जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाता है। ये आप शिक्षण कौशल के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। घटक मतलब कि उनके कंपोनेंट। श्यामपट्ट कौशल यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है उस पर उच्चतम तरीके से लिखने का कौशल, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसके दो घटक में आप पहला लिख सकते हैं लेख की स्पष्टता। यानी कि एज ए टीचर जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखेंगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं नीरज लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं इस प्रकार से लिख दूँ कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या लिखा है। स्पष्ट शब्दों में वहां पर लिखा जाना चाहिए। यह श्यामपट्ट कौशल का प्रमुख घटक आप कह सकते हैं कि लेख की स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता होनी चाहिए। यानी कि इसमें मुख्य बिंदु व शब्दों का रेखांकन उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा आदि आते हैं। यानी कि जो आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें कुछ मेन पॉइंट हुआ तो उसको आप अंडरलाइन करिए। ठीक है, इसे ही बोलते हैं श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता। इसके अलावा आप अगला लिख सकते हैं, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे आप शब्द लिख रहे हैं तो शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए। वर्ण लिख रहे हैं जैसे कि अक्षर लिख रहे हैं तो उसके भी बीच में गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नीरज लिख रहा हूं तो इसी में र भी जोड़ दिया, इसी में ज भी जोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं, बल्कि शब्द वर्ण अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट दिखने चाहिए। तो ये सभी जो होते हैं वो श्यामपट्ट कौशल के घटक होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि शिक्षण करते समय विभिन्न प्रकार के सिद्धांत एवं नियमों को समझाना पड़ता है और इसके लिए शिक्षक प्रत्ययों की व्याख्या करता है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। इसी व्याख्या या स्पष्टीकरण कौशल कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी समझाने के लिए, सिद्धांत समझाने के लिए या फिर नियम समझाने के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है टीचर के द्वारा, उसे ही हम लोग स्पष्टीकरण युक्ति कहते हैं। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 31वां प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट करिए। तो मानचित्र एक प्रतिमान होता है किसी भी वास्तविक चीज का जिसे हम लोग कक्षा में नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी हम बच्चों को कक्षा में ला करके प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखा सकते, तो उसका एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं, मानचित्र के रूप में हम लोग बच्चे को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उपयोगिता लिख सकते हैं कि वस्तु जब बहुत बड़ी हो या फिर बहुत छोटी हो तो उनको हम लोग मानचित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, पैमाना मान करके। दूसरा आप लिख सकते हैं, किसी अमूर्त प्रत्यय को मूर्त अवस्था में रूप दे करके हम लोग मानचित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीव्रता से गतिशील और समझने की क्षमता बच्चों में विकसित की जा सकती है मानचित्र और चार्ट के माध्यम से। चार्ट की अगर बात करें तो 3 प्रकार के चार्ट मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। पहला ट्री चार्ट, दूसरा प्रवाह चार्ट जिसे फ्लो चार्ट बोलते हैं, और तीसरा होता है तालिका चार्ट जिसे टेबल चार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे सीखना बच्चों के लिए आसान हो जाता है क्योंकि ये शिक्षण अधिगम सामग्री है और इसके माध्यम से जो बच्चों में एक तरीके से अमूर्त कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो संप्रेषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, पहला शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। यानी कि जब हम बोल करके किसी से अपने विचारों, अपने भावों को
अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग शाब्दिक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अशाब्दिक, यानी बिना बोले अगर हम अपने विचारों को, अपने भावों को किसी से शेयर करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशाब्दिक बोलते हैं। शाब्दिक में भी दो प्रकार का होगा, पहला मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित संप्रेषण। यानी कि जब अपने विचारों को बोल करके हम लोग दूसरे से शेयर करेंगे तो इसे मौखिक बोलेंगे, और जब लिखित अवस्था में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो इसे लिखित संप्रेषण बोलते हैं। इसके बाद से अशाब्दिक में भी तीन प्रकार का होता है, पहला वाणी संकेत, ठीक है। दूसरा होता है चक्षु संपर्क एवं मुख्य मुद्राएं, यानी कि जैसे कि हमारे चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, अपने चेहरे की भाव भंगिमा के माध्यम से हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा में अगर बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे हैं तो टीचर गुस्से का प्रतीक बनाने के लिए अपने आंख के भौवे को ऊपर चढ़ा लेता है, जिससे बच्चा देख करके समझ जाता है कि हाँ टीचर गुस्सा में है। तो यहाँ पर टीचर के द्वारा कुछ बोला नहीं गया है, सिर्फ अपने भाव भंगिमा, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के माध्यम से वो कम्युनिकेट कर दिया बच्चों से कि हाँ मैं गुस्से में हूँ। तीसरा आप समझ सकते हैं स्पर्श संपर्क, यानी कि जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कक्षा में, तो बिना कुछ बोले आप उसकी पीठ थपथपाते हैं तो ये बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए एक तरीके से बिना बोले मेरे से कम्युनिकेट करने की टीचर कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये सभी जो होते हैं वो अशाब्दिक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि बच्चे अगर खुद से करके सीखते हैं यानी क्रियाशील रहेंगे तब उनका अधिगम जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। कैसे अर्थपूर्ण होता है? क्योंकि संरचनावाद, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 भी पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, उनके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे और ले वाइगोस्की। जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करेंगे, बच्चे खुद से करके सीखते हैं, यानी बच्चा वहां पर क्रियाशील है। इसके अलावा जो ले वाइगोस्की ने अपना सिद्धांत दिया सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। अब बच्चा एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो उस दौरान भी तो बच्चा एक्टिव है, क्रियाशील है, यानी कुछ ना कुछ वो करके ही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि केवल इंफॉर्मेशन को अगर केवल ट्रांसफर कर दिया जाए बच्चों में तो वो बच्चे सीख पाएंगे, नहीं। जब तक बच्चा क्रियाशील नहीं रहेगा, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, सक्रिय नहीं रहेगा, तब तक वो नहीं सीख सकता, ये संरचनावाद कहता है। तो इस प्रकार से आप इस सिद्धांत को समझा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। शिक्षण के बारे में आप लिख सकते हैं कि शिक्षण जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आप जीवन पर्यंत सीख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है यानी जो ट्रेनिंग होता है वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए ही होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपका प्रशिक्षण होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, यानी कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं, यानी जो आपका लक्ष्य है, उस काम को करने के लिए जो आवश्यक दक्षताएं हैं, उस दक्षता के पाने तक ही आपका प्रशिक्षण होता है। आपको जिंदगी भर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप डीएलएड भी कर रहे हैं तो इसे भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कहते हैं, जिसकी अवधि 2 साल है, यानी 2 साल के बाद आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। लेकिन जो आपका सीखने की प्रक्रिया, जो शिक्षण का प्रक्रिया, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद से अगला आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षण होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसे कि आप अपने समाज से भी सीखते हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों से भी सीखते हैं, तो वो क्या है, वो अनौपचारिक विधि है। और जो विद्यालय में आप सीखते हैं वो औपचारिक विधि है। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होता है, वो हमेशा औपचारिक ही होता है। जैसे आप डीएलएड का प्रशिक्षण अपने घर में नहीं ले पाएंगे, अपने समाज के लोगों के बीच में नहीं ले पाएंगे, बल्कि औपचारिक तरीके से आप अपने डीएलएड इंस्टीट्यूट में ही लेंगे, ठीक है। तो प्रशिक्षण जो होता है वो औपचारिक होगा और शिक्षण जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। अगला आप लिख सकते हैं, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, शिक्षण का उद्देश्य। और इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं प्रशिक्षण में कि इसका उद्देश्य किसी कार्य में विशिष्ट दक्षता या कौशल उत्पन्न करना होता है, ठीक है। अगला आप लिख सकते हैं, इसमें दिया जाने वाला जो ज्ञान होता है जीवन से संबंधित होता है और जीवन में उपयोगी होता है, शिक्षण में आप लिखेंगे। और प्रशिक्षण में आप लिखेंगे कि इसमें दिया जाने वाला जो ज्ञान होता है वह कुशलता और दक्षता के विकास से संबंधित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो उपचारात्मक शिक्षण को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं या फिर कक्षा में कोई टीचर जब कोई कॉन्सेप्ट यानी कोई चैप्टर बता रहा होता है तो उस चैप्टर में बच्चों को आ रही समस्याओं को जानने के लिए टीचर के द्वारा सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जिसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कि निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से बच्चों को आ रही दिक्कतों, उनकी कठिनाइयों, उनकी समस्याओं के बारे में टीचर को पता चल गया। अब उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिए, उनकी समस्या को दूर करने के लिए टीचर जो है वह पुनः शिक्षण करता है या फिर
फिर से एक तरीके से उनकी फिर से टीचिंग कराता है। तो इसे ही पुनः शिक्षण कराना यानी कि उनकी कठिनाइयों को दूर करना, इसे ही बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया ही इसमें स्टेप बोला जाएगा या फिर सोपान भी इसे बोलते हैं। तो देखिए ये टोटल 6 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है पाठ योजना निर्माण, यानी कि जो कुछ भी बच्चे को कॉन्सेप्ट विद्यालय में बताना है तो सबसे पहले आप उसका पाठ योजना तैयार करते हैं। दूसरा चरण होता है कक्षा शिक्षण, यानी कि जिस पाठ योजना के अंतर्गत आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से प्री प्लानिंग की है, उसी को आप कक्षा में शिक्षण करते हैं। तीसरा इसका चरण होता है प्रतिपुष्टि, यानी कि एक बार जब आपने बच्चों को पढ़ा लिया तो आप बच्चों से फीडबैक लेंगे कि आपको कोई समस्या तो नहीं है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद से चौथा स्टेप जो होता है वो पुनः पाठ योजना, यानी कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो हम फिर से पाठ योजना तैयार करेंगे कि जहां पर कमियां थी उनको दूर करने के लिए हम किस प्रकार से फिर से प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद से होगा पुनः शिक्षण, जिसे रीटीचिंग बोलते हैं, यानी कि दोबारा जब हमने पाठ योजना तैयार कर ली तो नए पाठ योजना के अंतर्गत हम लोग फिर से कक्षा में बच्चों का शिक्षण करेंगे। ठीक है, और अंत में होता है पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि फिर से जब पढ़ा लेंगे तो फिर से हम फीडबैक लेंगे कि अब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया अथवा नहीं। तो ये होता है 6 चरण सूक्ष्म शिक्षण के। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो बहुक्षेत्रीय शिक्षण को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है। अब जैसे हम लोग आज समावेशी कक्षा को सपोर्ट करते हैं, यानी कि चाहे बच्चे में किसी भी प्रकार की अधिगम अक्षमता क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, सबको सामान्य बालक के साथ हम लोग एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जब हम सभी की जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत कोई कमजोर बालक है तो उसका लेवल बहुत कम होगा। तो अब दोनों की ज़रूरत अलग अलग है। जो बहुत प्रतिभाशाली है वो और ज़्यादा क्रिएटिव बने, इसके लिए हमें ज़रूरी ये होगा एज ए टीचर कि हम उसके मानसिक स्तर के हिसाब से प्रश्न उसको सॉल्व कराएं। और जो बहुत कमजोर है, अगर हम लोग उसको बहुत प्रतिभाशाली वाले बालक के लेवल के बराबर प्रश्न देंगे तो वो और डिमोटिवेट हो जाएगा कि एक तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से इतने कठिन प्रश्न मुझे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी यह है कि उस बच्चे को पहले सामान्य लेवल पर लाया जाए, ताकि वो धीरे धीरे उसका रुचि पैदा हो, तब उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि सभी बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाए कि कौन किस लेवल का है, और उसके हिसाब से हमें बताना होगा। इसी को बोलते हैं बहुक्षेत्रीय या फिर बहुस्तरीय, यानी कि जिसका स्तर अलग अलग है, सबको अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे और उनके मानसिक स्तर के हिसाब से एक ही कक्षा में सबको साथ पढ़ाना, इसे ही बोलते हैं बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। कथन युक्ति को आप उद्देश्य कथन कौशल भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे से प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के उसके पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कई प्रश्न पूछता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को न्यूटन के नियम के बारे में बताना है, तो सबसे पहले उससे जुड़े कुछ ज्ञान के बारे में कि बच्चा कितना जानता है, ये हम लोग प्रश्नों के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसे पाठ प्रस्तावना कौशल बोलते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि हाँ बच्चे का लेवल इतना है, और अब इसके बाद हम नए ज्ञान को उससे जोड़ेंगे। तो जब पूर्व ज्ञान का हम लोग पता लगा लेंगे और जहां पर बच्चा फंसा, उसके बाद हम बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे कि बेटा आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी कि वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस टॉपिक, उस चैप्टर को हम लोग एक तरीके से कथन के तौर पर कहते हैं कि आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस चीज को पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं उद्देश्य कथन कौशल, और इसी युक्ति को कहते हैं कथन युक्ति। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशा है। तो देखिए, शिक्षण में किसी भी कार्य में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय इस वीडियो के दौरान, तो आप क्यों मोटिवेटेड हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप खुद से इंटरनली मोटिवेटेड हो कि मुझे पढ़ लिख करके डीएलएड कंप्लीट करना है अच्छे नंबर से, और साथ ही साथ टेट सीटेट पास होकर के मुझे एक शिक्षक के पद पर चयनित होना है। तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया, यानी आप खुद से प्रेरित हैं कि मुझे एक शिक्षक बनना है सरकारी पद पर चयनित होकर के। और दूसरा हो सकता है कि कई लोग अपने परिवार के दबाव में वो लोग डीएलएड कर रहे होते हैं। आप लोग कई जगह देखेंगे कि लड़कियों के शादी के लिए कई बार उनको डीएलएड बीएड में एडमिशन करा दिया जाता है। तो यहाँ पर उनके लिए मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन वहां पर काम करेगा कि जो लोग परिवार के लोग आपको दबाव डाल रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन वो काम करेगा। यानी कि
आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे के दबाव की वजह से कर रहे हैं या फिर किसी भी कारणवश कर रहे हैं, तो जो अपनी इच्छा से करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा बोलेंगे। और जो बाहर के दबाव की वजह से अगर किसी काम को कर रहा है तो उसे बाहरी दबाव को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलेंगे। यानी कोई ना कोई एक कारण है जो कि आपको प्रेरित कर रहा है इस डीएलएड को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपका कारण आंतरिक है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा, और अगर बाहरी है तो वो बाहरी अभिप्रेरणा हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग प्रेरित होते हैं शिक्षण के लिए, तभी प्रेरित होंगे जब हमारे अंदर मोटिवेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। देखिए, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला अपेक्षित, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किसी से उम्मीद लगाना, अपेक्षा करना। ठीक है, उसके बाद से दूसरा दिया गया है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तीसरा दिया गया है स्तर। स्तर के यानी कि लेवल, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यह न्यूनतम सीखने का स्तर होता है जो कि एक बच्चे को किसी सत्र के अंत में या फिर किसी कक्षा के अंत में आना ही चाहिए अगली कक्षा में जाने के लिए। मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है तो वो कक्षा 4 में कब जाएगा, जब कक्षा 3 की जो पाठ्यक्रम है उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यानी उतना स्तर उसको आना ही चाहिए। मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है और 2+2 उत्तर नहीं बता पा रहा है, फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न आ गया और इसी प्रकार के प्रश्नों का वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो क्या वो पास होकर के कक्षा 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि जो न्यूनतम दक्षता बच्चे के लिए तय की गई है पर्टिकुलर किसी एक कक्षा में, उसको प्राप्त करने के बाद ही बच्चा अगली कक्षा में प्रमोट होता है। इसी को बोलते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर, यानी वह स्तर जो कि बच्चे से अपेक्षा की गई है कि कम से कम बच्चे को इतना आना ही चाहिए, इसी को बोलते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।